Hello, welcome back to my channel. In this chapter, we are going to revise the planning and macroeconomic indicators. Uh, Let us begin straight out that these are some types of economy which are so basic that we already knew these things. So I'm skipping it for a while. Let's start from here: the Planning Commission and the 5-year plans. पहला प्लान था 1951 टू 56 हारोड डामर मॉडल. इसका फोकस क्या था? एग्रीकल्चर, इरिगेशन और पावर, दैट इज़ PIA. सक्सेसफुल था क्योंकि जितनी GDP हमने सोची थी उतना हमने अचीव किया था. 1956 से 61 PC महालनोबिस मॉडल सोशलिस्ट पैटर्न पे था. रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इसका एम था और हेवी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना इसका एम था. ऑलमोस्ट सक्सेसफुल रहा. 1961 से 66 सुखमय चक्रवर्ती और गडगिल योजना या फिर जॉन सैंडी मॉडल से कह लें, ये एक फेलियर साबित हुआ. इकॉनमी इंडिपेंडेंट बनाने की बात की गई थी बट इट वाज नॉट सो फ्रूटफुल. फिर एक हॉलीडे आता है ड्यू टू सम वॉर्स एंड दैट PL480 एंड अदर शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स. तो एक हॉलीडे मिलती है हमें 1966 से 69 तक. इस समय एनुअल प्लान्स बनाए जाते थे. 1969-74 में अशोक रुद्रा एंड एलन मैने मॉडल आया था, 4th FIP. इसमें ग्रोथ और स्टेबिलिटी और सेल्फ रिलायंस की बात पहली बार की गई थी और इसी में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ स्लोगन दिया था 1971 के इलेक्शन कैंपेन में. इस समय ही बांग्लादेश इंडिया वॉर हुआ था. 1974-79 सी सुब्रमण्यम और लेटर रीड्राफ्टिंग बाय DP ढार. इसका फोकस एग्रीकल्चर था, इंडस्ट्री माइन से ज़्यादा. और इसमें इसने टारगेट अचीव तो करें बट इसको टर्मिनेट कर दिया गया था बिकॉज ऑफ मोरारजी देसाई गवर्नमेंट जो 1978 में आती है. फिर रोलिंग प्लान आती है 1978-80 में और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में. फिर 1980-85 में पावर्टी रिन्यूएबल, IRDP, NREM, ट्राइसम, ये सारी योजना इंदिरा गांधी की सरकार लेके आती है. फिर 1985 से 90 प्रणब मुखर्जी मॉडल. इसमें एम्प्लॉयमेंट पे फोकस था और प्राइवेट सेक्टर को प्रायोरिटी मिल गई थी पब्लिक सेक्टर्स के ऊपर. उसका 2 एनुअल प्लान्स आते हैं बिकॉज ऑफ द BOP क्राइसिस 1991 और 1992. फिर 1992 से 1997 जॉन मिलर मॉडल और राव मनमोहन मॉडल भी कहते हैं इसको, जिसके अंतर्गत LPG रिफॉर्म पहली बार आती है. फिर 1997 2002 यहाँ पे एक शफल है, हमें नीचे वाली देखनी है. हाँ, तो इसमें क्या है कि ग्रोथ और सोशल जस्टिस और इक्विटी को सेंटर बनाया गया 1997 से 2002 वाले प्लान में, जो कि 9th प्लान है. और इसमें 7 बेसिक मिनिमम सर्विसेज की बात की गई. ये भी फेलियर साबित हुआ था बिकॉज ऑफ ग्लोबल स्लो डाउन. एशियन फिनेंशियल क्राइसिस आएगा इस टाइम पे, जिसके अंतर्गत G20 का भी एक प्रिकर्सर फॉर्म इस्टेब्लिश हुआ था. फिर 2002 से 2007 में टारगेट 8% ग्रोथ रेट का रखा गया था. वो अचीव कर ली गई और 2 गुना पर कैपिटा इनकम बढ़ाया गया था अगले 10 साल में. पावर्टी 15% कम की गई थी. ये सारी चीज़ें बट उतनी ज़्यादा अच्छी FIP भी साबित नहीं हुई. नेक्स्ट हमारे पास 2007-2012 है. इसका थीम क्या था? इंक्लूसिव ग्रोथ. इसमें C रंगराजन ने फ्रेम किया था टारगेट्स. GDP 9% ग्रोथ रेट, 70 मिलियन न्यू जॉब्स, IMR, CMR, TFR, सारी चीज़ों को लोअर करने का. बट US सब प्राइम क्राइसिस जो 2008 में आया था उसके कारण ये भी एक फेलियर साबित हुई. 12th प्लान 2012 से 17 तक का था. इसका थीम था सस्टेनेबल ग्रोथ, लेकिन बीच में ही नीति आयोग बन जाती है 1 जनवरी 2015 को. और सिमिलरली आई फॉरगॉट टू टेल यू कि 15 मार्च 1950 को ये प्लानिंग कमीशन आया था और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनता है. नीति आयोग ने 5-year प्लान्स को हटा के 3-year एक्शन एजेंडा, 7-year स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट और 15-year विजन डॉक्यूमेंट बनानी शुरू कर दी. अब पहले प्लानिंग कमीशन पैसा डिसाइड करता था कि किसको कितना पैसा देना है किस स्कीम के लिए, बट नीति आयोग अब पैसा डिसाइड नहीं करता, रादर ये रिसर्च और प्लानिंग सपोर्ट देता है और थिंक टैंक की तरह बिहेव करता है. इकॉनमिक प्लानिंग में PMEAC इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का बहुत बड़ा रोल रहा है. और
प्लानिंग कमीशन और नीति की तरह ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन बाद में 2017 में दोबारा से इसे रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था, बिकॉज EAC बीच में डिसकंटिन्यू कर दी गई थी। अब PMEAC ने सजेस्ट किया कि GST काउंसिल बनाया जाए एक, और GST स्लैब्स को कम किया जाए, डायरेक्ट टैक्सेस को कम किया जाए, सो दैट इकॉनमी में डिमांड बूस्ट हो। अब मॉस्पी का एक अलग रोल रहा है हमारे प्लानिंग में। तो इसकी दो चीज़ें हैं, एक नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है जो कि डेटा कलेक्शन का काम करती है, और एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग है जो बाकी सारे प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने में काम करती है। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बाद में 2019 में नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस और सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस को मिला के नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO बनाई गई, जो कि बहुत सारे डेटा को पब्लिश करती है इंडिया में। और इधर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग में MP लैट्स स्कीम को चलाने का काम मॉस्पी करती है। 1993 का है ये स्कीम, और 20 पॉइंट प्रोग्राम चलाती है, जिसके अंतर्गत पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, इन सारी चीज़ों को के परफॉर्मेंस को मेजर करने का काम करती है। इंडिकेटर्स अनएम्प्लॉयमेंट। अब ILO 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साई के बाद स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनती है UN की, और ये वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट जारी करती है। ओके, अब कुछ अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स हैं, जैसे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें इकॉनमी जिस तरीके से बूस्ट और बस्ट साइकिल में जाती है उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता घटता रहता है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि जब एक इंसान एक जॉब को छोड़ के दूसरे जॉब की तरफ ज्वाइन करने के लिए अभी खाली बैठा हुआ है, बेरोज़गार बैठा हुआ है उस बीच में, उसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि इंसान दिख तो रहा है कि वो काम कर रहा है, बट वो कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा है, उसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो है। सीजनल क्या है कि जैसे कृषि में हो जाता है, एग्रीकल्चर में हो जाता है कि एक सीज़न बहुत सारे काम मिले, अगले सीज़न सूखा पड़ गया और कोई भी फसल नहीं हुई, तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है कि पर्सन जो काबिलियत है उसके अगेंस्ट उसे बहुत ही कम काम मिलना। आई मीन इवन इफ़ इंजीनियर्स, और अगर कोई डॉक्टर है और वो क्लरिकल जॉब कर रहा है तो प्रोबेबली ये अंडर एम्प्लॉयमेंट का केस होगा, या एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का केस होगा। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि मेन जो हैं वो मशीन के द्वारा रिप्लेस किए जा सकते हैं। आई मीन स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट भी इसे कह सकते हैं। इन शॉर्ट, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट का ही एक टाइप है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ मशीन रिप्लेस कर देते हैं इंसानों को। ओपन स्ट्रक्चरल क्या कहते हैं कि जो स्किल्स चाहिए मार्केट में, वो स्किल्स अब वहाँ पे उस इंसान के पास नहीं है, दैट्स व्हाई ही इज़ अनएम्प्लॉयड, तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट प्लस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। अब NSO क्या करता है, PLFS निकालता है, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये 2017 में स्टार्ट हुआ था। वर्कर जो कि 15 साल से ऊपर के हैं उनको काउंट किया जाता है। अर्बन और रूरल दोनों को, एग्री और नॉन एग्री दोनों को कवर किया जाता है। इंडिकेटर्स क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट अनएम्प्लॉयड पर्सन को फाइंड करता है। आई मीन टोटल लेबर फोर्स क्या होता है, जितने लोग एक्टिवली काम ढूंढ रहे हैं वो लेबर फोर्स के पार्ट हुए, जो काम ढूंढ ही नहीं रहे हैं वो लेबर फोर्स के पार्ट नहीं हो सकते, भले वो पॉपुलेशन के पार्ट हो सकते हैं। तो टोटल लेबर फोर्स का क्या है कि जितने लोग टोटल काम ढूंढ रहे हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड पर्सन इन लेबर फोर्स। अब जितने लोग काम ढूंढ रहे हैं उनमें से कितनों को काम नहीं मिल रहा है, वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अब NSO अनएम्प्लॉयमेंट को 3 तरीके से काउंट करती है। करंट वीकली स्टेटस, अगर एम्प्लॉयमेंट 1 घंटा पर वीक से कम का मिला है तो करंट वीकली स्टेटस में उसे अनएम्प्लॉयड माना जाएगा। करंट डेली स्टेटस, अगर उसे 1 घंटा का काम इस वीक में नहीं मिला है तो वो एक करंट डेली स्टेटस में आएगा। यूजुअल स्टेटस क्या है कि अगर पर्सन जो है वो अनएम्प्लॉयड है मेजॉरिटी ऑफ ईयर के लिए, आई मीन लगभग 6 या 8 महीने के लिए, तो वो अनएम्प्लॉयड कहा जाएगा। ये कुछ पुराना डेटा है, इसे हमें याद नहीं करना। अब इंडिकेटर में वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अब पूरे कंट्री के पॉपुलेशन में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं वो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो हो जाता है। देन वी हैव लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अब नंबर ऑफ पर्सन
जो कि एम्प्लॉयड हैं प्लस नंबर ऑफ इनवॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड पीपल डिवाइडेड बाई टोटल पर्सन ऑफ द कंट्री इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। दो हज़ार चार से लेकर 2017 तक LFPR जो फीमेल का है रूरल और अर्बन वो डिक्लाइन किया है बिकॉज वमेन जो हैं वो हायर स्टडी को परस्यू कर रही हैं, एंट्री और इन जॉब मार्केट डिलेड है, इंक्रीज़ इन इनकम रूरल मेन का हो गया है इसलिए वो वाइफ को स्टॉप कर दिए हैं काम कराने से, मैकेनाइजेशन हो गया एग्रीकल्चर का तो डिमांड ऑफ लेबर कम हो गया है वमेन का, डिक्रीज़ हो गया टेक्सटाइल लेदर एक्सपोर्ट में, इससे डिमांड फॉर फीमेल वर्कर कम हो गया है। वर्कर क्लासिफिकेशन बाई NSO, सेल्फ एम्प्लॉयड, वेज, सैलरीड एम्प्लॉयड एंड कैजुअल वर्कर्स। वर्कर टाइप सेंसस 2011 क्लासिफिकेशन, मेन वर्कर जिसको 6 महीने से ज़्यादा काम मिला है, मार्जिनल वर्कर्स जिसे 6 महीने से कम का काम मिला है। वर्कर टाइप में इनफॉर्मल वर्कर, इनफॉर्मल वर्कर्स में पर्सन जिसका कोई फॉर्मल रिकॉर्ड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उसके फॉर्म से, नॉन एग्री सेक्टर्स के लोग जो इनफॉर्मल वर्कर्स कहला सकते हैं, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, होटल, रेस्टोरेंट्स, इन सारे लोगों को, इनके लिए EPFO ESIC का प्रबंध किया गया है बट जनरली पीपल इवेट दीज लॉज। गिग वर्कर्स क्या हैं, जो काम तो करते हैं बट उनका कोई ख़ास अरेंजमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता और वो ट्रेडिशनल एम्प्लॉय रिलेशनशिप से काफ़ी दूर होकर फ्रीलांसर या कंटिजेंट वर्कर की तरह काम कर रहे होते हैं। टू साइडेड मार्केट वो मार्केट होते हैं जिसमें कि बायर और सेलर दोनों को इंटरेक्ट करने के लिए एक जगह दी जाती है, जैसे अमेज़ॉन, ओला, उबर एक्सेट्रा। अब इंडिकेटर्स में एक GDP है। GDP क्या है? GDP मार्केट वैल्यू है सारे गुड्स का और सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस होते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में किसी कंट्री के ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, यूजुअली 1 ईयर। ओके, अब GDP पोटेंशियल क्या है? ये हाईएस्ट और मैक्सिमम आउटपुट है जो कंट्री प्रोड्यूस कर सकती है अवेलेबल लेबर और कैपिटल के बेसिस पे एट कांस्टेंट इन्फ्लेशन रेट, यानी कि इन्फ्लेशन ना बढ़े तो। GDP गैप क्या है? पोटेंशियल GDP माइनस रियल GDP। GDP कैलकुलेशन 3 तरीके से हो सकते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, मैन्युफैक्चर मेथड, प्रोडक्शन मेथड एंड इनकम मेथड। ओके, सो GDP कैलकुलेशन वाया एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर 4 तरीके की एक्सपेंडिचर हो सकती है, एक पर्सनल या पब्लिक कंजम्पशन, दूसरा इन्वेस्टमेंट, तीसरा गवर्नमेंट परचेज प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ये GDP कैलकुलेशन बाई एक्सपेंडिचर मेथड है। GDP कैलकुलेशन बाई मेथड 2 दैट इज़ प्रोडक्शन, दैट इज़ GVA। GVA is equal to total value of sale minus cost of intermediate goods. Production method is also known as GVA method. And GDP calculation method via income method. क्या है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज़ कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, लैंड एंड लेबर, उस पर 4 चीज़ें मिलती हैं रेस्पेक्टिवली, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रेंट। तो इन सारी चीज़ों को जब जोड़ते हैं तो ये इनकम मेथड से हमें GDP बताती है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो मेजर किया जाता है रियल GDP में एट कांस्टेंट मार्केट प्राइसेस। एक बेंचमार्क और बेस ईयर लिया जाएगा, उसके बेसिस पे हम रियल GDP निकालते हैं। जब का इकॉनमी ग्रो कर जाता है तो रियल GDP बढ़ती है, नॉट नेसेसरीली ग्रोथ रेट ऑफ रियल GDP विल इंक्रीज। अब इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट है वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस्ड इज डिफाइंड एज इन्वेस्टमेंट, that is production of consumption goods and services are not investment, and buying of share and bonds are also not an investment. ये important है जो याद रखने योग्य है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि गुड्स भी 2 तरीके के होते हैं, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। इंटरमीडिएट जो है वो जनरली कंज्यूम हो जाते हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस में। फाइनल में 2 तरीके के गुड्स होते हैं, कंजम्पशन और कैपिटल। सॉरी, एक्सपेंडिचर मेथड से हम यूज़ करेंगे, आई मीन GDP इज इक्वल टू कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, G फॉर गवर्नमेंट परचेज एंड X माइनस M नेट एक्सपोर्ट। सो सबसे पहले कंजम्पशन की बात करेंगे, कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, परचेजिंग न्यू कार, मोबाइल, कंप्यूटर एक्सेट्रा, बोथ इंडियन मेड प्लस इम्पोर्टेड आर काउंटेड, but ignore the second hand goods and ignore construction of new houses here because we would be counting it in investment, so double counting would be happening. That's why to prevent that we generally do not count
न्यू हाउसेस इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या है कि टैंजिबल कैपिटल एसेट्स, नया ट्रक, मशीनरी, ये सारी चीज़ें। Intangible capital asset, that is IPR and patent. Raw material intermediate goods, wages to workers for production, unsold inventory. अब सेविंग इन बैंक, शेयर, बॉन्ड्स, इन सारी चीज़ों को हटाते हैं बिकॉज ये एंटरप्रेन्योर कैपिटल की तरह ही तो यूज़ करता है इसे। गवर्नमेंट परचेज में क्या है कि गवर्नमेंट जो सैलरी देती है एम्प्लॉयज़ को, प्रोक्योरमेंट ऑफ कंप्यूटर, स्टेशनरी, फैंस, ट्यूबलाइट्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट परचेज में लेते हैं। और इग्नोर क्या करना है यहाँ पे स्कॉलरशिप इग्नोर करना है, सब्सिडीज़ इनको इग्नोर करना है, क्योंकि ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में काउंट हो जाता है बाय बेनिफिशियरीज़। एक्सपोर्ट लेस इम्पोर्ट्स। एक्सपोर्ट क्या है कि जितनी भी चीज़ें मेड इन इंडिया हैं वो बाहर सोल्ड हुई हैं, और इम्पोर्ट क्या है, जो भी बाहर की चीज़ें जो इंडिया में लोगों ने ख़रीदा है उसके गैप को कहते हैं। टोटल जीडीपी क्या है कि हमको जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस मिल जाता है। इसको हम लोग बाद में कांस्टेंट मार्केट प्राइस पे लाने के लिए हम बेस ईयर का यूज़ करते हैं। तो एनएसओ जो रियल लाइफ में है वो उसका ऐसा फॉर्मूला होता है कि जीडीपी इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज सी, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक्स, दैट इज आई, देन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज जी, और नेट एक्सपोर्ट एक्स माइनस एम प्लस डिस्क्रिपेंसीज। ये एनएसओ इस तरीके से काउंट करती है। नेक्स्ट हम प्रोडक्शन मेथड और या जीवीए मेथड देखेंगे। जीवीए क्या है? वैल्यू ऑफ फाइनल माइनस इंटरमीडिएट। तो वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज को जीवीए कहते हैं एट बेसिक प्राइसेस। अब जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए प्लस नेट टैक्सेस, दैट इज सब्सिडीज माइनस टैक्सेस, indirect taxes minus subsidies. While GVA gives a picture of economy from the producer's side or supplier side, GDP gives picture from the consumer or demand side. कुछ miscellaneous topics and discrepancies क्या हैं? Technically GDP production should be equal to GDP expenditure, लेकिन ये चीज़ होता नहीं है because of some leakages, इसलिए उसे discrepancy count करते हैं। अब GDP production method सबसे ज़्यादा accurate माना जाता है और इसी को NSO यूज़ करती है ऑफिशियल फिगर्स बताने में। इनकम मेथड WIPR, तो जीडीपी इक्वल टू W प्लस आई प्लस P प्लस R प्लस नेट टैक्सेस एट कॉन्स्टेंट मार्केट प्राइसेस। ठीक है, नेक्स्ट ग्रोथ रेट की बात करेंगे। ग्रोथ रेट जीडीपी प्रेजेंट ईयर माइनस लास्ट ईयर बाई जीडीपी लास्ट ईयर इंटू 100, ही ग्रोथ ईयर है। अब जीडीपी डिफ्लेटर की बात करते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? नॉमिनल जीडीपी एट करंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, दैट इज 2011 इंटू 100 इज नॉमिनल जीडीपी। अब जीडीपी डिफ्लेटर को इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर क्यों कहते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेटा है जो इंडिकेट करता है इन्फ्लेशन को, बिकॉज वो कवर करता है सारे गुड्स एंड सर्विसेज को जो कि उस समय देश में कंज्यूम हो रहे हैं या एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। इसलिए ये कंजम्पशन पैटर्न को ट्रैक करने में भी हेल्प करता है और इन्वेस्टमेंट पैटर्न को भी ट्रैक करने में हेल्प करता है। रैदर CPI या WPI ये कुछ सेलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज यानी बास्केट के बारे में ही बात करते हैं। सर्विसेज कवर्ड नहीं होती CPI में और WPI में, ये बात याद रखना योग्य है। जीडीपी डिफ्लेटर का डेटा जो है वो 3-3 मंथ पे आता है और इसका जो डेटा है वो मंथली बेसिस पे आता है। RBI जीडीपी डिफ्लेटर को यूज़ नहीं करती है बिकॉज जीडीपी डिफ्लेटर क्वार्टरली आएगा तो वो डेटा और वो स्पेक्यूलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट करने में दिक्कत आएगी। नेक्स्ट RBI CPI को यूज़ करता है अभी इन्फ्लेशन टारगेट करने में, CPI AL को, दैट इज़ ऑल इंडिया को। अब मॉस्पी ने डिक्लेयर किया कि वो इनिशिएट करेगा स्टेप्स टू चेंज बेस ईयर। अभी जीडीपी और IIP के लिए जो बेस ईयर है वो 2011 है और CPI के लिए 2012 है। अब एक साइकिल होता है जीडीपी ग्रोथ रेट का, एक्सपेंशन, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी, ये साइकिल याद रखना होगा। टेक्निकल रिसेशन क्या है? जब जीडीपी ग्रोथ रेट 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए डिक्रीज़ करे तो वो टेक्निकल रिसेशन कहलाता है। रिकवरी भी 3-4 प्रकार की हो सकती है, V शेप्ड, U शेप्ड और W शेप्ड और K शेप्ड।
अब एक कुछ डिफरेंसेस भी हैं जीडीपी और सीपीआई के, वो हमें याद कर लेने चाहिए। दैट इज़ जीडीपी जो है वो गुड्स प्रोड्यूस डोमेस्टिकली और सर्विसेज प्रोड्यूस डोमेस्टिकली को इनकॉर्पोरेट करता है, लेकिन जो सीपीआई जो है वो गुड्स कंज्यूम्ड डोमेस्टिकली और इम्पोर्टेड को भी इंक्लूड कर सकता है, बशर्ते वो बास्केट में इंक्लूड होनी चाहिए इंडिया में। फिर जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो पूरे के पूरे गुड्स एंड सर्विसेज को इनकम पास करता है, बट ये एक खास बास्केट को करते हैं। और जीडीपी डिफ्लेटर ऑटोमेटिकली चेंज होता है, स्टेबलाइज होते रहता है, बट सीपीआई में क्या है कि फिक्स्ड वेट असाइन किया गया है, उससे ऊपर नीचे जाने पे वो फ्लक्चुएट ज़्यादा करता है। अब क्या है कि हम आईआईपी इंडेक्स के बारे में देखेंगे, थोड़ा सा आईआईपी इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। आईआईपी इंडेक्स क्या है? आईआईपी इंडेक्स है एक डेटा है जिसमें वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी को जांचा जाता है। एनएसओ उसे हर महीने निकालता है। ब्रॉड सेक्टर्स या यूज बेस्ड सेक्टर्स के बारे में हम जानेंगे। ये इंडस्ट्रियल चीज़ों पे ही केवल निकालता है, इसमें कोई सर्विसेज का इंक्लूजन नहीं है। ओके, तो इसके 8 कोर सेक्टर्स हैं जिसको ये मेजर करता है आईआईपी। इसका कोड है CCC फर्म्स। दैट इज़ क्रूड, कोल, सीमेंट, fertilizer, electricity R for refinery, N for natural gas and S for steel। ये 8 सेक्टर्स हैं जिसके बारे में वो बात करती है, जिसमें सबसे ज़्यादा रिफाइनरी की वेटेज है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की वेटेज है, देन स्टील की वेटेज है, पाम ऑयल, सर्जिकल और फिर सीमेंट, क्लेंस, इनको ऐड किया गया। टोबैको, वॉच, फ़ैन, इन सारी चीज़ों और पेन को अभी रिमूव किया गया है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये एक ऐसा मेजर है जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कैसे कैसे जीडीपी को हम जीएनपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एनएफआईए क्या है? एनएफआईए है कि इनकम अर्न बाय द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम अब्रॉड, इसी को एनएफआईए बुलाते हैं हम। अब एनएफआईए को हम कैसे, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? सबसे पहले तो प्राइवेट रेमिटांसेस हैं जिनको ऐड किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है और एक्सटर्नल ग्रांट्स को ऐड किया जाता है। अब बेस इफेक्ट भी एक पॉइंट है जिसे हमें याद रखना होगा। अब एनिमल स्पिरिट इन इकॉनमी, जब भी अच्छी खासी डिमांड क्रिएट हो जाती है इकॉनमी में, तो इकॉनमी सेल्फ ड्रिवन मोड में चला जाता है और इसी को एनिमल स्पिरिट कहा जॉन मेनार्ड कीन्स ने। पेंट अप डिमांड क्या है? रिसेशन के समय, स्लो डाउन के समय लोग अपनी चीज़ों को पोस्टपोन करते रहते हैं, अपने ख़रीदारी को पोस्टपोन करते रहते हैं, बट जैसे ही रिकवरी होती है उसके बाद वो बहुत ज़्यादा ख़रीदने लगते हैं। इसी को पेंट अप डिमांड कहा गया है। हिस्टेरेसिस क्या है? ये इवेंट है इकॉनमी में जो परसिस्ट करता है कि इवन आफ्टर फैक्टर्स दैट लेड टू दैट इवेंट हैज़ बिन रिमूव्ड, फिर भी लोग उसके लिए स्केप्टिक रहेंगे और उस पर काम नहीं करेंगे। अब इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डिफरेंस देख लेते हैं। आई मीन इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोडक्शन और इस गुड्स एंड सर्विसेज को मेजर करता है, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसके आउटकम्स को ज़्यादा मेजर करने की कोशिश करता है। क्वांटिटेटिव मेजर्स क्या हैं? जीडीपी, कंजम्पशन, नेट एक्सपोर्ट एटसेट्रा। क्वालिटेटिव मेजर्स की बात करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें एचडीआई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जेंडर बायसेस और जेंडर इंडिसेस की बात करता है। और इकोनॉमिक ग्रोथ एनएनपी बाई पॉपुलेशन यानी पर कैपिटा इनकम पर डिफाइन है, जबकि ये इनइक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करेगा। अब जीडीपी को जीएनपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए, ये हमें याद रखना होगा कि जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए। इंडिया के केस में ये जो एनएफआईए है ये नेगेटिव है, दैट्स वाई जो जीएनपी आता है वो जीडीपी से छोटा आता है।
एक बार फिर से, दैट इज GNP इक्वल टू GDP प्लस NFIA। एंड देन NNP इक्वल टू GNP माइनस डेप्रिसिएशन। ये मार्केट प्राइसेस पे, और इसी को जब फैक्टर कॉस्ट पे कन्वर्ट कर देंगे तो यही NNP एट फैक्टर कॉस्ट नेशनल इनकम कहलाएगा इंडिया का। GDP नेशनल इनकम, OECD डिफाइन करता है कि GDP प्लस नेट रिसीट फ्रॉम अब्रॉड प्लस नेट टैक्सेस एंड सब्सिडीज रिसीवेबल फ्रॉम अब्रॉड, ये GNI है। अब डिस्पोजेबल इनकम क्या है? नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, अब क्या है कि NNP प्लस अदर करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज गिफ्ट एंड रेमिटेंसेस, ये नेट डिस्पोजेबल इनकम फॉर द कंट्री हो जाएगा। ओके अब पर्सनल इनकम क्या है? कॉम्प्लिकेटेड है, इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे चैप्टर 2 में। जब ब्लॉक 2 में बात करूँगा तब हम इसे पर्सनल इनकम के बारे में बात करेंगे। उसमें जो भी हमें कॉर्पोरेट गेन्स होते हैं या हमारा जो पर्सनल IT टैक्सेस है, उन सब को हटा के जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बचता है, उसके बारे में हम ब्लॉक 2 में बात करेंगे। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को अगर हम मोटा मोटी तौर पे समझे तो पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट माइनस नॉन टैक्स पेमेंट, दैट इज़ फाइन्स और पेनल्टीज़, तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मिल जाता है। IMF भी इनका इकॉनमीज़ को क्लासीफाई करता है, पहला एडवांस इकॉनमीज़, दूसरे नॉन एडवांस इकॉनमीज़। एडवांस इकॉनमी के जनरली हाई पर कैपिटा इनकम होते हैं, लेकिन नॉन एडवांस इकॉनमी की इमर्जिंग मार्केटर्स होते हैं। UNECOSOC भी लीस्ट डेवलप कंट्री बताता है, इसका पर कैपिटा GNI लेस दैन या इक्वल टू $1230 होता है। अब मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर में एक और इंडिकेटर है इन्फ्लेशन, जो कि बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक रहता है UPSC के लिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन में जनरली पूछ लेता है। इन्फ्लेशन जनरल लेवल ऑफ राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। ओके डिफ्लेशन तब होता है जब इन्फ्लेशन रेट फॉल्स बिलो 0%। अब इन्फ्लेशनरी गैप डिफ्लेशनरी गैप के बारे में बात कर लेते हैं कि इन्फ्लेशनरी गैप कब होगा? जब मनी सप्लाई इंक्रीज़ होता है, हो जाएगा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाएगी, उसके कारण नेट एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हाई ग्रोथ हो जाएगा, हाई एग्रीगेट डिमांड होगा, ये इन्फ्लेशन को पहुंचा सकता है। जबकि डिफ्लेशनरी गैप ठीक उल्टा है, दैट इज़ लो मनी सप्लाई, प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ जाएगा खर्च करने के बजाय, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, फिजिकल कंसोलिडेशन होगा, नेट एक्सपोर्ट्स कम हो जाएगा, डिप्रेशन हो सकता है, रिसेशन हो सकता है, इसको एग्रीगेट डिमांड कम कर सकता है फिनाली। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल और डिफ्लेशनरी स्पाइरल सिमिलर चीज़ें, बट इसको थोड़े डिफरेंट फॉर्म में प्रोजेक्ट किया गया। फिलिप कर्व, इसको कैसे हम याद करते हैं? इसको हम याद करते हैं UPI। This means U for unemployment, P for Philip curve and I for inflation। और ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट इज़ जितना जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी वैसे वैसे इन्फ्लेशन कम होगा, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। और मोर इन्फ्लेशन इज इक्वल टू मोर जॉब्स एंड मोर डिफ्लेशन इज इक्वल टू लेस जॉब्स। इन्फ्लेशन भी 2-3 प्रकार के मेनली है, जैसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन या सप्लाई साइड इन्फ्लेशन या मॉनेटरी इन्फ्लेशन। जब RBI पैसे प्रिंट करने लगती है अपने इन्फ्लेशन को फाइनेंस करने के लिए, तब मॉनेटरी इन्फ्लेशन कहते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन, बिल्ट इन इन्फ्लेशन जो कि प्राइस वेजेस स्पाइरल से रिलेटेड हो। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन भी एक टाइप होता है। रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन, ड्यूरिंग वॉर या गवर्नमेंट इम्पोज करता है बहुत सारे प्राइस कंट्रोल्स और राशनिंग टू कीप प्राइसेस अंडर चेक। इस मोमेंट पे इन कंट्रोल को अगर विड्रॉ किया जाए तो प्राइसेस ऊपर जाती हैं, इन्हीं को रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन कहते हैं। स्टैगफ्लेशन क्या है कि परसिस्टेंट हाई इन्फ्लेशन है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, ग्रोथ रेट कम है और स्टैगनेंट इकॉनमी चल रही है, तो उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। स्क्यूफ्लेशन क्या है कि ये टर्म उसको डिनोट करता है जब एपिसोडिक राइज हो
स्मॉल ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़ के प्राइस में, तो इन्फ्लेशन और रिमेनिंग गुड में वो अनयूजुअल ही रहे। तो एक साइड का बढ़ना, एक साइड का वैसे ही सामान रहना स्क्यूड कहलाता है। इसी तरीके से स्क्यूफ्लेशन भी है। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है? वो मेजर है जिसमें इकॉनमी का टोटल इन्फ्लेशन मेज़र किया जाता है। और कोर इन्फ्लेशन क्या है? हेडलाइन माइनस इन्फ्लेशन इन फूड एंड एनर्जी आर्टिकल्स, ये कोर इन्फ्लेशन होता है। रिफ्लेशन क्या है? प्राइस राइज तब जब आरबीआई फिस्कल स्टिमुलस थे, वो रिफ्लेशन होता है। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन जो कि पार्ट एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट है, जो कि वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के द्वारा इन्फ्लेशन हो। लाइक एग्जांपल एमएसपी। अब कुछ और एग्जांपल है स्पीड पे इन्फ्लेशन के, क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग, गैलपिंग, जिसको हाइपर इन्फ्लेशन भी कहते हैं। अब इन्फ्लेशन का बेस इफेक्ट क्या है? जब भी हम बेस चेंज करते हैं, अगर हम बेस बहुत ही वीक ईयर का ले लें तो हमारा हमेशा से बेहतर आएगा, इसलिए हमने स्टैंडर्ड 2012 को माना है। लेकिन कुछ ऐसे ईयर्स भी होते हैं जो कि ऑप्टिमम टाइम प्रोड्यूस करते हैं, ऑप्टिमम टाइम प्रोवाइड करते हैं हमें सही फिगर्स मेज़र करने के लिए, जैसे हमारे लिए अभी 2012 काम करता है। इन्फ्लेशन के टाइम पे बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन या बोरोअर्स को क्या होता है? उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है। डिफ्लेशन के टाइम वो लॉस करते हैं। फिक्स्ड इनकम ग्रुप का क्या है कि वो सफ़र करेंगे इन्फ्लेशन के टाइम पे, और ड्यूरिंग डिफ्लेशन उनको बेनिफिट होगा। कॉम्बैटिंग इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन को कॉम्बैट कैसे कर सकते हैं? तो पहले फाइट करने के लिए हमें डेटा चाहिए होगा ना। डेटा हम देखेंगे तो सीपीआई यूज़ करता है आरबीआई, गवर्नमेंट, आरबीआई मेनली। और तो इन्फ्लेशन को फाइट करने के लिए वो टाइट या डियर या हॉकिश स्टांस अपना सकता है, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी को और लोन्स को एक्सपेंसिव कर दे। टैक्स डिडक्शन, एग्जेम्पशन, सब्सिडी टू प्रोड्यूस, टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सब किसी को कम करने, सब चीज़ कम करने लगे तो ये टाइट, डियर या हॉकिश स्टांस हो जाता है। और जब ये चीप, इजी या डविश मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करेगा तो लोन्स चीपर होंगे। इंडिसेस की बात कर लेते हैं, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई एंड आईआईपी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिसेस हैं ये। क्या है कि सीपीआई अर्बन, सीपीआई रूरल, सीपीआई ऑल इंडिया, ये इंडेक्स है, प्लस कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। इन दोनों इंडेक्स को मॉस्पी एनएसओ निकालती है। बेस ईयर दोनों का 2012 है। सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स, दैट इज़ आईडब्ल्यू, एंड सीपीआई रूरल लेबरर, एग्री लेबरर, इन सारी चीज़ों को लेबर ब्यूरो ऑफ शिमला एट शिमला निकालती है। इसमें जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स का जो बेस ईयर है वो 2016 है, बाकी रूरल और अर्बन लेबर का बेस ईयर 1986 है, +3 टू वर्ल्ड कप ईयर, दैट इज 1983 से +3। होलसेल प्राइस इंडेक्स, इकोनॉमिक एडवाइज़र टू डीपीआईआईटी, दैट इज ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र टू डीपीआईआईटी निकालता है। इसका बेस ईयर 2011 है। अब इंडेक्सेशन क्या है? जब वेजेस को या डिवाइनर्स अलाउंसेस को अप्रोप्रिएट इंडेक्स के अनुसार हम सजा दें या उसके हिसाब से उन्हें बोनसेस देने लगे तो वो इंडेक्सेशन कहलाता है। जैसे सीपीआई, आईडब्ल्यू के यूज़ पे हम लोग बोनस देने लगते हैं। सीपीआई में जो कंपोनेंट है उनको एक बार देख लेते हैं। दैट इज़ सबसे बड़ा कंपोनेंट, दैट इज़ 45% के लिए फूड एंड बेवरेजेस है, सर्विसेज 20%, इसमें ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन टॉप पे, फिर हेल्थ, फिर एजुकेशन, फिर रिक्रिएशन, फिर हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट, क्लॉथिंग, फुटवेयर, मिसलेनियस पर्सनल केयर, हाउस होल्ड, पान मसाला, इंटॉक्सिकेंट एक्सेट्रा। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो यहाँ पे है। ये कंज्यूमर साइड का है, वो होलसेल साइड का है। ये प्राइस प्लस इंडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी, एक्साइज सबको कवर करता है, वो केवल प्राइस को कवर करता है। एक गुड्स एंड सर्विसेज को कवर करता है, वो गुड्स केवल सर्विसेज को नहीं करता। सर 2012 है बेस ईयर, उसका 2011 है।
अब WPI के भी तो कुछ कंपोनेंट होंगे ना। WPI के जो कंपोनेंट है उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, ओके, वो ऑलमोस्ट 65% के लिए है। हियर इज दैट। फिर प्राइमरी आर्टिकल्स जिसमें अनप्रोसेस्ड 19% और क्रूड पेट्रोलियम 2%, मिनरल ऑयल 0.8%, फ्यूल एंड पावर इट इज़ हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल और LPG, ये सारी चीज़ें 13% फॉर्म करती हैं। सो हेयर एंड्स आवर चैप्टर मेनली। अब इसके बाद हमारे पास 4Z है जिसमें कोई बड़े बड़े डेफिनेशंस नहीं है। एक टर्म है लिक्विडिटी ट्रैप, जो कि एक सिचुएशन है जहाँ पे इंक्रीज इन मनी सप्लाई डज नॉट रिजल्ट इन फॉल इन इंटरेस्ट रेट बट मेयरली एन एडिशन टू आइडल कैश बैलेंस। वहाँ पे क्या होता है कि बॉन्ड प्राइसेस डिक्लाइन हो जाते हैं, इंटरेस्ट रेट लो हो जाता है और हाई सेविंग रेट में चला जाता है गवर्नमेंट, आई मीन ये सिटीज़न, तो उसे लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, ये एक बार देख लेते हैं। अगर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को डिफाइन करते हैं टोटल सेविंग बाय टोटल इनकम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी क्या है, परसेंटेज चेंज इन सेविंग, परसेंटेज चेंज इन इनकम। मार्जिनल एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, टोटल कंजम्पशन बाय टोटल इनकम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी क्या है, परसेंटेज चेंज इन कंजम्पशन, परसेंटेज चेंज इन इनकम। कुजनेट्स कर्व देख लेते हैं। एज इकॉनमी डेवलप मार्केट फोर्सेज विल फर्स्ट इंक्रीज द इनइक्वालिटी एंड देन डिक्रीज द इनइक्वालिटी अमंग पीपल। एग्जाम्पल पॉल्यूशन, पर कैपिटा इनकम। प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन से ऐसे बढ़ता है एंड देन बाद में गिरने लगता है पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन में सर्विस सेक्टर के वजह से। सो हियर एंड्स द complete fourth block of Mrinal's economy. Next we will be talking about the block 2 tomorrow. Thank you.